हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे सोल्यूशन और इसमें से हम लोग सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और जितने भी इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं वो सभी इसमें से हम लोग आज रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सोल्यूशन के बारे में जान लेते हैं कि सोल्यूशन क्या होता है। तो सोल्यूशन हम सभी को पता है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लोग NaCl मतलब कि नमक को जैसे हम लोग पानी में डालते हैं तो वो क्या बन जाता है, सोल्यूशन बन जाता है। अब इसमें भी सोल्यूशन होमोजीनस भी हो सकता है और हेट्रोजीनस भी हो सकता है। होमोजीनस सोल्यूशन इसका मतलब क्या होता है, जिसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो थ्रू आउट द मिक्सचर। जैसे नमक को पानी में घोलते ही वो क्या होता है, पूरी तरीके से घुल जाता है। ठीक है, लेकिन अगर कहीं आप सैंड को अगर कहीं पानी में घोलने की कोशिश करोगे तो वो घुलेगा क्या, नहीं। तो वो क्या है, हेट्रोजीनस की एग्जाम्पल है। और ये जो नमक और पानी है ये होमोजीनस सोल्यूशन का एग्जाम्पल है। अब इसमें बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म्स आते हैं, तो कंसंट्रेशन टर्म्स को धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जो चीज़ रहेगा मैं उसको एक्सप्लेन करते चले जाऊँगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आता है मास परसेंटेज। जो मास परसेंटेज मतलब कि मास का परसेंटेज, मतलब कि वेट बाय वेट, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन में मास ऑफ सोल्यूशन, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब ये तो ज़्यादा अच्छा समझ नहीं आया, तो इसको समझने के लिए हम लेंगे एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल ले ले, फॉर एग्जाम्पल 10% वेट बाय वेट ऑफ ग्लूकोज। इसका मतलब क्या है कि 10 ग्राम ग्लूकोज जो है वो डिजॉल्व है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। मतलब कि 100 ग्राम ग्लूकोज सोल्यूशन में अगर कहीं 10% अगर कहीं कहीं लिखा है 10% वेट बाय वेट, इसका मतलब कि 10 ग्राम ग्लूकोज उस 100 ग्राम सोल्यूशन में क्या है, डिजॉल्व है। सिमिलरली अगर कहीं 10% अगर कहीं NaCl लिखा है, दैट मीन्स 10 ग्राम NaCl जो है वो डिजॉल्व है 100 ग्राम सोल्यूशन में। ठीक है, समझ में आया। दूसरा होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसका क्या मतलब है, जनरली आप देखना कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड आता है, ठीक है, H2O2, उसमें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज लिखा होता है। दैट मीन्स अगर फॉर एग्जांपल उसमें लिखा है कि 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ H2O2, इसका मतलब क्या है कि 70 ml H2O2 प्रेजेंट है 100 ml के सोल्यूशन में। 100 ml के सोल्यूशन में उसको बोलते हैं क्या, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मतलब कि जो सोल्यूट है, जो कम क्वांटिटी में है, कम क्वांटिटी में है, वो भी वॉल्यूम में के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा, और जो सोल्यूशन है उसका भी वॉल्यूम लिया जाएगा। जो थर्ड केस आता है वो होता है मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज वेट ऑफ कंपोनेंट अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे अगर कहीं दिया है आपको 10% ग्लूकोज आपको दिया गया है वेट बाय वॉल्यूम, दैट मीन्स 10 ग्राम ग्लूकोज जो है वो डिजॉल्व है कितने, 100 ml के सोल्यूशन में। 100 ml के सोल्यूशन में इसको बोलते हैं क्या, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब क्या होता है, कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ों का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है। जैसे हम लोग अगर कहीं पानी लेंगे तो पानी में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। ठीक है, तो उन मिनरल्स में क्लोरीन भी होता है, कैल्शियम भी होता है। तो वो मिनरल्स क्या होता है, बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है, बहुत ही ट्रेस एलिमेंट्स, मतलब कि बहुत ही ट्रेस क्वांटिटी में होता है वो। ठीक है, तो इनको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग ppm का यूज करते हैं। ppm मतलब कि पार्ट्स पर मिलियन का यूज करते हैं। पार्ट्स पर मिलियन को एक्सप्रेस करने के लिए उसका फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, 100 से नहीं, 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स अगर कहीं आप लोग को दिया दैट इज 700 ppm ऑफ क्लोरीन इन अ वाटर, दैट मीन्स 700 पार्ट्स में क्लोरीन प्रेजेंट है। अगर उस पूरे सोल्यूशन का 1 मिलियन पार्ट हम लेंगे तो, ठीक है, 1 मिलियन पार्ट में 700 पार्ट में क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन प्रेजेंट है। ठीक है, इसको बोलते हैं ppm। अब सिमिलरली हम क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन को एक्सप्रेस करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जनरली किन के लिए एक्सप्लेन किया जाता है, गैसेस के लिए। किन के लिए, गैसियस मिक्सचर के लिए मोल फ्रैक्शन को एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोग गैसेस का वेट नहीं ले सकते, उसके लिए हम लोग को मोल फ्रैक्शन की मदद लेना पड़ता है। मोल फ्रैक्शन को हम लोग जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो एक्स के जैसे दिखाई देता है। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब इसको समझने के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम लोगों ने 2 मोल ऑक्सीजन, 2 मोल क्या लिए, ऑक्सीजन, और 1 मोल हाइड्रोजन को मिक्स कर दिए, तो बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन।
तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर में मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 2 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल कितना है 2 and 1 दैट इज 3, 2/3। सिमिलरली द मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 1 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 2 + 1। ठीक है। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग को समझना है वो ये है कि द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, दैट सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर इज इक्वल्स टू 1। जैसे यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन का 2/3 निकला और हाइड्रोजन का क्या निकला 1/3, तो 2/3 + 1/3 ये क्या हो जाएगा 1 के बराबर। तो मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा मिक्सचर में कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे इसमें क्या क्या दिया गया है, आगे बचा है मोलैरिटी। क्या बचा है, मोलैरिटी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें से। मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर जगह आप जब लैब में जाओगे तो वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा 1 मोलर, 2 मोलर, 3 मोलर, तो आपको समझना पड़ेगा कि मोलैरिटी क्या होता है। तो मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन अ 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, दैट इज ऊपर में हम लोग को मोल्स ऑफ सोल्यूट लेना है, नीचे में हम लोग को वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लेना है, किसमें, लीटर में। ठीक है। अब देखो, अब आप लोगों को एकदम सिंपल सा सीधा ट्रिक याद रखना है, मतलब कि फार्मूला है, ट्रिक नहीं बोल सकते, तो फार्मूला आपको याद रखना है, दैट इज वेट ऑफ सोल्यूट। देखो यहाँ पर जहाँ भी मैं एक्सप्लेन करूँगा तो ए रिप्रेजेंट करता है सॉल्वेंट को, मैं जहाँ भी ए यूज करूँगा सफिक्स में तो वहाँ पर सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेंगे और बी रिप्रेजेंट करेगा सॉल्यूट को। ठीक है ना। तो जैसे ही लिखा है मोलैरिटी निकालना, मतलब कि मोलैरिटी का फार्मूला होता है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू में 1000 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, किस में लेंगे, ml में लेंगे। क्यों, ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए क्योंकि हम लोग को लीटर में लेना है, तो ml में अगर लेंगे तो 1000 से डिवाइड करके वो लीटर में आ जाएगा। तो आपको ये वाला फार्मूला याद रखना है, दैट इज वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू में 1000 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। ठीक है, ये होता है उसका क्या बोल सकते हैं, एक फार्मूला जिसमें आप डायरेक्टली आप मोलैरिटी निकाल सकते हैं। आपको वेट दिया रहेगा सोल्यूट का, मोलर मास दिया रहेगा सोल्यूट का, और आपको कितना वॉल्यूम बनाना है ये दिया रहेगा। ठीक है, तो आप तुरंत ही मोलैरिटी निकाल सकते हो। मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि मोलैलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहाँ पर भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ही था, लेकिन क्या था यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन था, क्या था, सोल्यूशन था। लेकिन यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम नहीं है, वेट है, सॉरी, वेट ऑफ सॉल्वेंट है, वो भी वेट लेना है, वो भी किसका, सॉल्वेंट का, और वो भी किस में, केजी में। ठीक है, किस में लेना है, केजी में। तो मोलैलिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू में 1000 अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें, ग्राम में, वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें, ग्राम में, क्योंकि ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किस में आ जाएगा, केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप लोग को ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला मस्ट है याद रखना। ठीक है, मस्ट है याद रखना, आपको याद रखना ही है। ठीक है, उसके बाद एक और कंसंट्रेशन टर्म आता है जिसको बोलते हैं नॉर्मेलिटी। क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है, इसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मेलिटी हो जाता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अब सर आप तो यहाँ पर क्या कर रहे थे, मोलर मास ले रहे थे। मोलर मास तो समझ में आता है, जैसे ऑक्सीजन का कितना हो जाता है, 32 हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, मोलर मास 32 हो जाता है। एनएओएच का मोलर मास कितना होता है, 40 ग्राम्स पर मोल, मतलब कि 40 हो जाता है। लेकिन इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो इक्विवेलेंट वेट को समझने के लिए हम लोग को समझना पड़ेगा कि एन फैक्टर क्या होता है, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला होता है मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर। तो सर एन फैक्टर क्या है, तो एन फैक्टर होता है, एन फैक्टर अगर एसिड के लिए बात करोगे तो जितना नंबर ऑफ H+ वो दे सकता है वो उसका एन फैक्टर होता है। ठीक है, जैसे H2SO4 2 H+ दे सकता है तो इसका एन फैक्टर है 2। HCl 1 H+ देता है तो उसका एन फैक्टर है 1। ठीक है ना, ऐसा। अब क्या देख सकते हैं, मान लो बेस है, NaOH है तो उसका एन फैक्टर होगा 1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो वो 2 OH- देगा तो उसका एन फैक्टर है 2। लेकिन मान लीजिए कि आप लोग को नॉर्मेलिटी निकालने को बोल दिया, किसका,
फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया सॉल्ट का, तो सॉल्ट का निकालने को जब भी आपको बोले फॉर एग्जांपल Al2SO4 थ्राइस एल्युमिनियम सल्फेट, तो आपको देखना है एन फैक्टर होता है टोटल चार्ज ऑन कैटायन। क्या बोला? टोटल चार्ज ऑन कैटायन। जैसे कि Al2SO4 में जब ये टूटेगा तो क्या देगा? 2 ठो Al3 पॉजिटिव आयन देगा। आपको कैटायन देखना है या फिर एनायन, इसको कैटायन का भी चार्ज आप देख सकते हैं, एनायन वो सेम ही निकलेगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, टोटल कैटायन का चार्ज देखना है। फॉर एग्जांपल एक एल्युमिनियम है, उसमें पॉजिटिव चार्ज है 3 का और 2 एल्युमिनियम निकला है, तो इसका टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? 6। तो इसका एन फैक्टर Al2SO4 का क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, ऊपर में मोलर मास रखना है, नीचे में एन फैक्टर रखना है। एसिड के लिए नंबर ऑफ H+, बेस के लिए नंबर ऑफ OH- और सॉल्ट के लिए पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, ठीक है ना। ये अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा इफेक्ट देख लेंगे, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछ देता है एंट्रेंस एग्जाम में या फिर बोर्ड एग्जाम्स में कि कौन कौन सा कंसंट्रेशन टर्म क्या है टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन कौन सा कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। जहाँ पर क्या है वेट है, तो वेट टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होता है, तो ये क्या है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ये क्या है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मास बाय वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्योंकि वॉल्यूम आ गया, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर की वजह से चेंज हो जाता है, टेम्परेचर की वजह से चेंज हो जाता है, ठीक है ना। अब पार्ट्स पर मिलियन तो नहीं है, लेकिन मोल फ्रैक्शन भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। मोल फ्रैक्शन भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम का कोई टर्म नहीं है। जहाँ जहाँ वॉल्यूम का टर्म रहेगा वो क्या रहेगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट रहेगा। जैसे मोलैरिटी है, इसमें वॉल्यूम आप सोल्यूशन लिया तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें हम लोग वॉल्यूम नहीं लिए हैं, वेट लिए हैं, वेट वो भी किसमें? केजी में। तो ये क्या है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। नॉर्मेलिटी की बात करें तो ये क्या है? वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, इसका मतलब ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। आप सब नोट कर लीजिएगा। नॉर्मेलिटी मोलैरिटी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज और वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये चारों क्या हैं? टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, बाकी ये दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग क्या देख लेंगे, थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आगे समझने में हेल्पफुल होगी वो चीज़ें पढ़ लेते हैं। जैसे एक कॉन्सेप्ट आता है लाइक डिजॉल्व्स लाइक। इसका मतलब कि जैसे आप लोग देखिए ऑयल जो है पानी में नहीं मिलता है, नहीं घुलता है। ऑयल ऊपर में वाटर के ऊपर फ्लोट करने लगता है। क्यों? क्योंकि ऑयल जो है वो नॉन पोलर होता है और वाटर जो है पोलर होता है। तो नॉन पोलर और पोलर कभी डिजॉल्व नहीं होते। हमेशा देखना अल्कोहल और वाटर इजीली डिजॉल्व हो जाता है, क्योंकि अल्कोहल क्या है? इथेनॉल। फॉर एग्जांपल इथेनॉल है, तो इथेनॉल में क्या होता है? OH जो पोलर होता है, तो वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाता है। लेकिन ऑयल जो है नॉन पोलर होता है, तो वो वाटर के साथ डिजॉल्व नहीं करता है। आगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है कि अगर कहीं सॉल्युबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो टेम्परेचर की बात करें तो जैसे ही टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। प्रेशर का खासा कोई इफेक्ट नहीं होता सॉल्युबिलिटी का। किसमें? अगर कहीं लिक्विड में अगर डिजॉल्व कर रहे हैं तो प्रेशर का कोई ज़्यादा खास रोल नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर कहीं गैस का सॉल्युबिलिटी हम लोग देख रहे हैं लिक्विड में, तब प्रेशर का इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है ना। यहाँ पर सॉल्युबिलिटी बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने से। जैसे हम लोग शक्कर को अगर कहीं डिजॉल्व कर रहे हैं और कहीं उसको हीट करते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ने लगता है और ज़्यादा शक्कर हम लोग उसमें डिजॉल्व कर सकते हैं। इसी में एक टर्म आता है सैचुरेटेड सोल्यूशन का। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? वो सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है? वो पॉइंट जिसके बाद और ज़्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है। आगे सॉल्युबिलिटी दिया है, मतलब कि सॉल्युबिलिटी समझते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, ठीक है। इसको समझने के लिए आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ कि जैसे आप कोका कोला का बॉटल लेते हैं, तो कोका कोला का बॉटल में क्या होता है कि जब पैकिंग होता है कोका कोला के बॉटल का, तो उसमें क्या होता है कि हाई प्रेशर में क्या करता है? CO2 गैस को भर देते हैं। किसको भर देते हैं? CO2 गैस को भर देते हैं, वो भी हाई प्रेशर में।
हाई प्रेशर में भर देते हैं। जब जैसे ही हम लोग कोका कोला का ढक्कन हम लोग ओपन करते हैं तो क्या होता है, बहुत सारा CO2 गैस स्कैप कर जाता है। इसीलिए जब आप सेक करके अगर कहीं कोका कोला का बॉटल खोलते हैं तो बहुत सारा क्या हो जाता है, कोक जो है बाहर निकल जाता है CO2 गैस के साथ में, है ना, झाग जैसा निकलता है। तो वो एक्चुअल में वो यही है कि सॉल्युबिलिटी जो है गैस का अगर कोई लिक्विड में है तो वो उसके प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कि जितना ही ज़्यादा, ये मान लो कि ये कोई लिक्विड है, ये कोई क्या है, लिक्विड है, और इसके ऊपर मान लो कोई गैस है, कोई गैस है, मान लो ए गैस है, ठीक है, ए नाम का कोई गैस है। तो जितना ज़्यादा ए गैस का प्रेशर होगा लिक्विड के ऊपर, उतना ही ज़्यादा ए गैस इस लिक्विड में सॉल्यूबल होगा। मतलब कि सॉल्युबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर की उस लिक्विड के ऊपर। इसीलिए हाई प्रेशर में CO2 गैस को भरा जाता है, मतलब कि हाई प्रेशर के कारण ही CO2 जो है सॉल्युबल होता है कोका कोला में। तो मतलब कि क्या है कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है, मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस को जीटा बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो वो किसके प्रोपोर्शनल है, प्रेशर के, मतलब कि क्या बोल सकते हैं, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंसंट्रेशन टर्म है। आपको बताया था कि गैसेस के केस में हमेशा मोल फ्रैक्शन लेके चलेंगे, क्योंकि मोल फ्रैक्शन अगर ज़्यादा है किसी लिक्विड में, दैट मीन्स कंसंट्रेशन ज़्यादा है उस गैस का उस लिक्विड में, तो वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, प्रेशर की, ठीक है। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटता है तो कोई आता है कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं KH, जिसको बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट, और इसी लॉ को बोलते हैं हेनरीज लॉ। क्या बोलते हैं इसको, हेनरीज लॉ बोलते हैं। हेनरीज लॉ यही बताता है कि जो सॉल्युबिलिटी है वो प्रेशर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये किन सब के लिए वैलिड है, गैसेस के लिए। गैसेस का सॉल्युबिलिटी हम लोग लिक्विड में देखते हैं तो उसका सॉल्युबिलिटी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ से आप ये एक चीज़ देख सकते हैं कि जो KH है, अगर कहीं इस मोल फ्रैक्शन को नीचे ले आओ, गैस के मोल फ्रैक्शन को नीचे ले आओ, दैट इज P/जीटा ऑफ गैस, इसको गैस लिख दो, है ना, ताकि आपको समझ में आए। इसका मतलब क्या है, KH जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस की। अगर कहीं आप लोग को 4 KH का वैल्यू दे दे और ऑर्डर में अरेंज करने को बोल दे कि कौन सा गैस का सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा, तो जिसका KH वैल्यू कम होगा उस गैस का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा और सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा। इस बात को ध्यान रखना है कि सॉल्युबिलिटी और KH जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, KH और सॉल्युबिलिटी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर किसी गैस का KH वैल्यू कम है तो उसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। ये है। आगे एग्जाम्पल में जैसे आप हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन वो स्क्यूबा डाइवर वगैरह के एग्जाम्पल NCERT बुक में दिया गया है। एल्टीट्यूड सिकनेस, ये भी एक प्रॉब्लम होता है जिसमें हेनरीज लॉ अप्लाई होता है। मतलब कि जैसे आप पहाड़ पे चढ़ोगे तो पहाड़ पे चढ़ने से हाइट, मतलब कि एल्टीट्यूड के बढ़ने से क्या होता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है। मतलब कि ऑक्सीजन गैस का कंसंट्रेशन कम होता है, उसका प्रेशर कम होते जाता है जैसे हाइट बढ़ते जाता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में ऑक्सीजन गैस क्या होता है, ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी कम होने लगती है, जिसकी वजह से हम लोग को कई सारी सिम्टम्स, हेडेक वगैरह, वीकनेस वगैरह फील होती है। उसी को बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस, ठीक है। NCERT बुक में इसका एग्जाम्पल दिया है। आगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को समझते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस का लिक्विड में। तो जैसे ही टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं तो गैस का जो सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में वो क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस का काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगता है, और उसकी वजह से वो जो गैस है वो लिक्विड से निकल के किस में चले जाते हैं, एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, और गैस का सॉल्युबिलिटी कम हो जाता है। इसका एग्जांपल बहुत अच्छा NCERT में दिया गया है कि वो क्या बोलता है कि जो एक्वाटिक लाइफ होता है, एक्वाटिक लाइफ मतलब कि जो मछली वगैरह हैं, एल्गी वगैरह हैं, वो ठंडे के दिनों में ज़्यादा कम्फर्टेबली मतलब कि रहते हैं। जो मछली हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं किसमें, कोल्ड वाटर में। क्यों, क्योंकि कोल्ड वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन गैस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है पानी में, लेकिन वहीं पर अगर कहीं गर्मी का दिन है, समर सीजन है, तो ऑक्सीजन गैस का कंसंट्रेशन पानी में कम हो जाता है, और जो एक्वाटिक लाइफ है, फिश वगैरह है, वो क्या हो जाती है, उनको प्रॉब्लम फेस करने को पड़ता है, और कुछ मछलियाँ मर भी जाती हैं। समझ रहे हैं। आगे क्या दिया है, राउल्स लॉ। आगे क्या दिया है, राउल्स लॉ दिया है। तो राउल्स लॉ क्या बोलता है, राउल्स लॉ बोलता है कि अब तक हम लोग ने देखा था कि सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किए, फिर गैस को लिक्विड में डिसॉल्व किए। अब राउल्स लॉ किसको एक्सप्लेन करता है, राउल्स लॉ एक्सप्लेन करता है दो लिक्विड के सॉल्यूशन को। मतलब कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दो लिक्विड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिक्विड A है प्लस यहाँ पर क्या है, लिक्विड B है, ठीक है ना। यहाँ पर लिक्विड क्या है, B है। अब लिक्विड A और लिक्विड B को जैसे मिक्स करें
तो इनकी वजह से एक सॉल्यूशन बनेगा ए बी। क्या बनेगा? ए बी। ठीक है, तो लिक्विड ए की वजह से उसका जो प्रेशर था उसको राउल्स भाई साहब ने बोला पी नॉट ऑफ ए। ठीक है, पी नॉट ऑफ ए। और प्योर सोल्यूशन मतलब कि प्योर लिक्विड बी का जो वेपर प्रेशर बना उसको बोला उन्होंने पी नॉट ऑफ बी। और जब दोनों को मिक्स करने के बाद एक नया प्रेशर बना सोल्यूशन का, उसको उन्होंने बोला क्या? पी। ठीक है, पी बोल सकते हैं या फिर पी टोटल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पी बोल सकते हैं या फिर पी टोटल बोल दो, क्योंकि दोनों लिक्विड के मिक्सचर से जो प्रेशर बना उसको मान लो टोटल प्रेशर बोल दिए। ठीक है, अब राउल्स भाई साहब ने क्या बोला? इन्होंने भी बोला कि जो पार्शियल प्रेशर है, अब देखो यहाँ पर एक डाल्टन्स लॉ आप लोगों ने एक क्लास 11th में पढ़ा होगा या फिर नहीं पढ़ा होगा, थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो टोटल प्रेशर होता है डाल्टन्स के अकॉर्डिंग वो होता है सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर। मतलब कि अगर इस लिक्विड के ऊपर में जो प्रेशर बन रहा है वो लिक्विड ए की वजह से भी बन रहा है और लिक्विड बी की वजह से भी बन रहा है, तो जो टोटल प्रेशर होगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड बी के बराबर होगा। अब पार्शियल प्रेशर मतलब कि प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस, मतलब कि जो गैस आ रहा है लिक्विड ए से उसके वजह से प्रेशर, और पार्शियल प्रेशर बी मतलब कि प्रेशर ऑफ गैस जो आ रहा है लिक्विड बी से। ठीक है, आगे जो राउल्स भाई साहब ने क्या बोला वो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मान लो दो वोलेटाइल लिक्विड है। वोलेटाइल मतलब कि वो लिक्विड जो वेपर में कन्वर्ट हो जाए, जैसे आप पेट्रोल लाए घर में रख दिए खुला तो वो क्या होता है? वेपर बन के उड़ जाता है, तो उसे बोलते हैं वोलेटाइल लिक्विड। क्या बोलते हैं? वोलेटाइल लिक्विड। तो वोलेटाइल लिक्विड को मिक्स किए, उसके बाद उसमें क्या क्या चेंजेस आया उसके प्रेशर में, उसको एक्सप्लेन करने के लिए राउल्स भाई साहब ने अपना लॉ दिया। उनके अकॉर्डिंग जो लॉ था वो बोलता है कि जो पार्शियल प्रेशर है गैस ए का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन अ मिक्सचर। मतलब कि मान लो कि लिक्विड ए को हम लोगों ने ज़्यादा लिया, मतलब कि लिक्विड ए का मोल फ्रैक्शन क्या है? ज़्यादा है मिक्सचर में, और लिक्विड बी का मोल फ्रैक्शन कम है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो टोटल प्रेशर बनेगा उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा किसका? लिक्विड ए का। मतलब कि लिक्विड ए का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा उस लिक्विड के सोल्यूशन के ऊपर जो वेपर प्रेशर बनेगा उसमें। सिमिलरली जो पार्शियल प्रेशर होगा लिक्विड बी के वजह से वो उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। वो उसके मोल फ्रैक्शन मतलब कंसंट्रेशन टर्म्स के हिसाब से ही हम लोग चल रहे हैं कि अगर कि मोल फ्रैक्शन ए का ज़्यादा है दैट मीन्स लिक्विड ए को हम लोगों ने ज़्यादा लिया है तो उसके वजह से उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा। सिमिलरली लिक्विड बी ज़्यादा लिया है तो उसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होने से उसके वजह से उस गैस का मोल फ्रैक्शन बोल रहा हूँ, उसके वजह से उस गैस का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा। तो जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो एक आता है कांस्टेंट जिसको यहाँ पर इन्होंने पी नॉट ऑफ ए एंड पी नॉट ऑफ बी बोला है। पी नॉट ऑफ ए मैंने समझाया था कि मान लो प्योर लिक्विड है तो उसके वजह से जो प्रेशर बनेगा उसको बोलेंगे पी नॉट ऑफ ए। अगर प्योर लिक्विड बी है उसके वजह से प्रेशर बनेगा तो वो हो जाएगा पी नॉट ऑफ बी। इन दोनों लिक्विड का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा जीटा ए एंड जीटा बी, और दोनों को मिक्स करने के बाद जो न्यू प्रेशर बनेगा सॉल्यूशन के ऊपर उसको बोलेंगे प्रेशर टोटल, पी टोटल। और वो पी टोटल जो है इन दोनों लिक्विड के वजह से जो दोनों लिक्विड के वजह से उन दोनों के गैस मतलब वो वोलेटाइल है तो वो वेपर बन के जाएगा किसमें? लिक्विड के सरफेस में ऊपर वेपर बनाएगा तो उन दोनों का पार्शियल प्रेशर के बराबर होगा ये पी टोटल, और यही पार्शियल प्रेशर उन दोनों के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा जिसको हम लोग ने समझा। और एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है पी नॉट ऑफ ए एंड पी नॉट ऑफ बी। ठीक है, आगे सॉल्यूशन चैप्टर में थोड़ा सा चीज़ें और बची हैं जिसमें से हम लोग राउल्स लॉ को अभी तक हम लोग समझ चुके हैं। इसके आगे एक ग्राफ है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आगे आइडियल नॉन आइडियल और फिर पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिविजन वगैरह को समझाऊंगा। ठीक है, सो इसमें क्या था कि मान लो वेपर प्रेशर है, क्या है? वेपर प्रेशर है। तो इसमें क्या था कि मान लो अगर कहीं हमारे पास सिर्फ और सिर्फ, इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ग्राफ क्या है? इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोलता है कि मान लो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए, जैसे हम लोग ने लिक्विड लिया ए और लिक्विड लिया बी, दोनों को मिक्स करने के बाद एक सोल्यूशन बना, दोनों लिक्विड का ए प्लस बी, उसकी वजह से ऊपर में प्रेशर कोई क्रिएट हुआ होगा जिसको हम लोगों ने पी टोटल बोला था।
लिक्विड ए की वजह से जो प्रेशर था वो था पी नॉट ऑफ ए, लिक्विड बी की वजह से जो प्रेशर था वो था पी नॉट ऑफ बी। ठीक है, अब टोटल प्रेशर बना, उसको पी टोटल बोल दिए। अब मान लिया जाए कि शुरुआत में हमारे पास कोई भी लिक्विड बी नहीं था, मतलब कि मोल फ्रैक्शन लिक्विड बी का क्या था, 0 था। तब मोल फ्रैक्शन फॉर द लिक्विड ए क्या था, 1 था। कभी भी मोल फ्रैक्शन 1 के बराबर ही हो सकता है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, फ्रैक्शन है वो, 1 से ज़्यादा कभी भी मोल फ्रैक्शन नहीं होगा। मान लो मोल फ्रैक्शन 1 है लिक्विड ए का, दैट मीन्स जो प्रेशर होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसके वजह से होगा, लिक्विड ए के वजह से। किसकी वजह से होगा, लिक्विड ए की वजह से। तो यहाँ पर जो प्रेशर क्रिएट होगा वो हो जाएगा पी नॉट ऑफ ए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिक्विड ए का मोल फ्रैक्शन 0 है, लिक्विड बी का मोल फ्रैक्शन 1 है, मतलब यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ लिक्विड बी की वजह से, दैट इज पी नॉट ऑफ बी। अब यहाँ से यहाँ जाने पर क्या हो रहा है, लिक्विड ए का मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है, लिक्विड बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है। इसका मतलब कि लिक्विड ए के वजह से जो पार्शियल प्रेशर था वो क्या होगा, घटेगा। ये कौन सा को दिखा रहा है, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए, जीटा ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कि जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन लिक्विड ए का कम होगा वैसे वैसे उसका पार्शियल प्रेशर भी कम होगा। और जैसे जैसे यहाँ से यहाँ जाने पर लिक्विड बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे इसका पार्शियल प्रेशर भी बढ़ेगा। और इन दोनों के मिक्स होने की वजह से एक न्यू प्रेशर बनेगा, उसको ये वाला लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। जिस जो पी टोटल होगा वो दोनों लिक्विड की वजह से जो पार्शियल प्रेशर क्रिएट हुआ है उन दोनों के सम के बराबर होगा। ठीक है, इसी को डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग ने समझा था कि जो टोटल प्रेशर है वो दोनों गैस के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। और वही दोनों पार्शियल प्रेशर पी नॉट ऑफ ए जीटा ए, पी नॉट ऑफ बी जीटा बी के बराबर होगा। पी नॉट ऑफ ए जीटा ए जो भी है मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर एक चीज़ आता है कि जीटा ए प्लस जीटा बी जो है 1 के बराबर होता है।